अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर के साथ और मैं हूं आपकी मेजबान तबस्सुम शेख। नाज़रीन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ एजुकेशन के हवाले से। इस वक्त जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो निहायत अबतरी का शिकार है। बच्चों को भारी भारी बैग्स दे दिए जाते हैं लेकिन वो तालीम नहीं दी जाती जिसकी उनको जरूरत है। बच्चों को खुसूसी तौर पर मैं यहाँ पर बात करूंगी मदर टंग के हवाले से, यानी उर्दू की तालीम के हवाले से। बच्चे बहुत मुश्किलात का शिकार है, बच्चों को जो है बहुत मुश्किलात दरपेश आती हैं। उर्दू की तालीम सही नहीं दी जाती क्योंकि ये वो तालीम है जो कि हमारी एक मादरी जबान है, जिसको हम मादरी जबान कहते हैं। अगर वही हमारी तालीम ठीक नहीं होगी तो आगे हमारा प्रोसेस कैसे चलेगा? तो बच्चों को बड़ी मुश्किलात दरपेश आती हैं। साथ साथ मैं आपको यह बताऊं कि भारी भारी फीसें वसूल की जाती हैं और इन भारी फीसों के वसूली के नतीजे में जो है वालिदैन जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और जून जुलाई की फीसों से पहले एक वाउचर आ जाता है जो कि भारी फीसों का वाउचर होता है। साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊं कि ये फीसें तो वसूल कर ली जाती हैं, साथ साथ ये भी कहा जाता है कि आप जो है ट्यूशन ना लें। भाई अब अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो फिर ट्यूशन की क्या जरूरत है? स्कूल वाले ये कहते हैं कि ट्यूशन ना दें, लेकिन बच्चों को जो है वो ट्यूशन की जरूरत पड़ती है और ट्यूशन में भी जो है वो बच्चों को फीस देना पड़ती है, यानी वालिदैन को फीस देना पड़ती है, जिसके लिए वालिदैन जो है निहायत अजियत का शिकार होते हैं। इस वालिदैन को बहुत ज्यादा अजियत होती है। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है राफिया मल्ला साहिबा, जो कि रजिस्ट्रार है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की। बहुत शुक्रिया राफिया साहिबा। जी हुक्म करें, आपको क्या पूछना है मुझसे? राफिया साहिबा, मेरा जो आज का टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ एजुकेशन के हवाले से। इस वक्त जो एजुकेशन का सिस्टम है वो सिस्टम नहीं नजर आ रहा जो कि नजर आना चाहिए। भारी भारी प्राइवेट स्कूल जो है फीसें वसूल करते हैं लेकिन बच्चों को उस तरह की तालीम नहीं देते जिस तरह की देनी चाहिए। असल में ये है कि जो स्कूल्स हैं उसमें हर स्कूल में कैटेगरी वाइज है जी। आप देखेंगी कि कुछ स्कूल एलीट स्कूल हैं और कुछ स्कूल मीडिया कर हैं, तो कुछ स्कूल वो हैं जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास की एजुकेशन के लिए हैं। प्राइवेट सेक्टर में बाइफर्केशन है। कुछ वो स्कूल हैं वैरायटी के जो मिडिल क्लास को एजुकेट करते हैं और कुछ वो स्कूल हैं जो फर्स्ट क्लास और अपर क्लास, जिसको हम एलीट स्कूल्स कहते हैं, उनको वो कैटर करते हैं। ठीक है। तो अब ये है कि हर स्कूल की उनकी सहूलतों के मुताबिक और उनके सिलेबस करिकुलम के मुताबिक को करिकुलर एक्टिविटीज के मुताबिक टीचर्स की सैलरी को मद्देनजर रखते हुए वो अपनी फीस मुकर्रर करते हैं। लेकिन राफिया साहिबा, ये कहा जाता है कि एक मैच्योर्ड टीचर को नहीं रखा जाता। आजकल कम उम्र टीचर्स को रख लिया जाता है जो कि खुद जेर तालीम होती हैं। तो जो जेर तालीम जो टीचर्स होती हैं वो किस तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ा पाएंगी? तबस्सुम बेसिकली ये है कि वो स्कूल जो कि मैंने आपको कहा कि लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास को एजुकेशन देते हैं और वो ऐसे इदारे हैं जो मज़ाफ़ाती इलाकों में ही जी, मेन शहरों में नहीं है। वहाँ पे जो मैट्रिक और इंटर पास लड़कियां हैं वहाँ पे फीस भी फिर 50 रुपये। लेकिन राफिया साहिबा, यहाँ पर बात ये होती है कि इतनी ज्यादा अगर गुलशन की पट्टी में देखा जाए तो वहां पर स्कूल जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में स्कूल है, बड़े बड़े स्कूल है। मैं स्कूलों का नाम नहीं लूंगी लेकिन बहुत बड़ी तादाद में स्कूल है और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। भारी भारी फीसें वसूल की जाती हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि 20-20 हजार 50-50 हजार फीसें वसूल की जाती। एक गरीब आदमी जो है अपने बच्चे को चाहता है कि अच्छे स्कूल में पढ़ाए, तो किस तरह जो है वालिदैन अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे? ये आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन मैं अब आपको एक बात बताती हूँ कि कोई भी गरीब आदमी इस लेवल की फीस, पहले तो 60,000 और ये फीस नहीं है 20-30 हजार 40,000 तक है जी, लेकिन कोई भी गरीब आदमी इन O&A लेवल की जो फीसें यहाँ है वहाँ पे अपने बच्चे नहीं पढ़ाता। हर वो इंसान जो अफोर्ड करता है, ये प्राइवेट सेक्टर है, कंपटीशन का दौर है। आप और हम जब पढ़े थे या हमारे जो बच्चे जब पढ़े हैं तो उनमें O&O लेवल का रुझान कम था, मैट्रिक था और गवर्नमेंट को हम प्रेफर करते थे। अब गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सहूलतें हैं। गरीब से गरीब तर भी चाहता है कि मैं प्राइवेट में जाऊं। एक तो मनमानी का रीजन ये है और दूसरी जो आप बात कर रही हैं तो बहुत हाईएस्ट फीसें हैं क्योंकि O&A लेवल के जो टीचर्स हैं वो भी 1-1, 2-2 लाख
5-5, 6-6 लाख तनख्वाह लेते तो हैं। ये पेरेंट्स के ऊपर बोझ नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि इतनी ज्यादा तालीम पैसे वसूल किए जाते हैं, साथ साथ एक वाउचर दे दिया जाता है जो कि जून जुलाई की फीसेस से पहले जो है वाउचर दे दिया जाता है कि अब आपको जो है फीस जो है वो जमा करानी है। तो ये एक वालिदैन पर एक दबाव नहीं डाला जाता, वो जहनी अजियत का शिकार हो जाते हैं? बात ये है कि वो जहनी अजियत का शिकार क्यों होते हैं, वो ऐसे स्कूल को क्यों प्रेफर करते हैं जबकि साथ में हमारे गवर्नमेंट स्कूल भी हैं। पहली बात। दूसरी मैम बात यह है कि गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई कहाँ है, पढ़ाई तो होती नहीं है गवर्नमेंट स्कूलों में है, लेकिन एक माइंड सेट बन गया है और एक फैशन बन गया है कि हमारा बच्चा इधर ट्यूशन लेता है, हमारा बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है। ये एक फैशन भी है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको बताती हूँ कि मेजॉरिटी में हमारे पास जो इंस्टीट्यूट के पास कंप्लेंट्स रिसीव होती है उसमें पेरेंट्स क्या करते हैं कि जब पेपर दे देते हैं उसके बाद चले जाते हैं, वो फीसें पे ही नहीं करते। जो एकेडमिक ईयर है उसके मुताबिक 12 माह की फीस लेनी है। सही। क्योंकि आपको टीचर को तो 12 माह की फीस देनी है, आपको बिल्डिंग का किराया तो 12 माह का ही देना है, तो वो फीसों से ही लेंगे। और एकेडमिक ईयर लीगल है, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध स्टीयरिंग कमेटी जो हाईएस्ट फोरम है उसको एक्चुअलाइज करता है और उसको बिल्कुल सर्कुलेट किया तो जाता है। इसकी जिम्मेदार जो है क्या महकमा तालीम है? महकमा तालीम बिल्कुल नहीं है। इसके जिम्मेदार वो पेरेंट्स है जो अपनी फीसें नहीं देते। पेपर पे देने के बाद वो कहते हैं अब हम फीस न दें। जब रिजल्ट रोका जाता है तो प्रेशराइज कराते हैं स्कूल को, 3-3, 4-4 माह की वो फीसें नहीं देते। हमारे यहाँ पेरेंट्स को भी इतना ही रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा जितना एक इदारे को। चंद इदारे ऐसे हैं जो ज्यादती करते हैं तो उन पे एक्शन होता है, लेकिन पेरेंट्स पे तो एक्शन भी नहीं होता। वो आजाद और इंडिविजुअल होता है। मसला है मैच्योरिटी का, एक सोच का, एक कौम बनने का। कि भाई आपका बच्चा अगर किसी स्कूल में पढ़ता है तो आपको पता होना चाहिए कि हमें 12 माह की फीस देनी है और वो लीगल है, जो गवर्नमेंट ने भी उनको लीगलाइज करके दी हुई है। अगर कोई इदारा इलीगल आपसे जांच करे तो कंप्लेंट सेंटर बना हुआ है, फोन नंबर दिए हुए हैं और उनको बाकायदगी से रिलीफ भी मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्कूल मनमानी कर रहा है। कंप्लेन ये होती है कि वो एडवांस फीस लेते हैं 2 माह की, लेकिन फीस वो अपनी लीगल लेते हैं। अगर जो पेरेंट्स नहीं दे सकते और वो मंथली फीस जो है हमें कंप्लेन करते हैं तो हम उनको कहते हैं इनको आप मंथली फीस का वाउचर दें। लेकिन बहुत से जो है ना मेजॉरिटी में 90% वो पेरेंट्स होते हैं। लेकिन मैम ये बात है कि मैं आपकी कता कलामी की माफी चाहती हूँ। एक ये होता है कि स्टूडेंट्स को जो पढ़ाया जाता है तो ये कहा जाता है कि आप प्राइवेट स्कूलों की मैं बात कर रही हूँ कि आप ट्यूशन ना लें। अब जब वहां पर यानी प्राइवेट स्कूल में ही अगर तालीम सही तौर पर दे दी जाती है तो बच्चे को जो है ट्यूशन की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ हम प्राइवेट स्कूलों में ही पैसे भरें और साथ साथ जो है वो ट्यूशंस में ही पैसे भरें, तो ये तो बोझ है ना। वहाँ मॉनिटरिंग का पूरा सिस्टम है, वहाँ रोज के बुनियाद पे अपने क्लासेस चलते हैं। वहाँ पे अगर कि प्राइवेट स्कूल की कोताही है तो वो रिस्पॉन्सिबल प्राइवेट स्कूल है तो उसके बच्चे ट्यूशन लेते हैं। उसको ट्यूशन नहीं लेना चाहिए, फुल फ्लेज बच्चों को फोकस करना चाहिए। इस बात से मैं वाकई भी एग्री हूँ कि बच्चों को ट्यूशन नहीं लेना चाहिए। जो भी हो वो क्लास में पढ़े, और अगर फीस देते हैं तो वो फीस देते ही किसकी है, पढ़ाने की देते हैं। सही। तो ऐसे स्कूल के खिलाफ वैसे भी कार्रवाई होना चाहिए जो अपने बच्चों को नहीं करते हैं, और कोई कंप्लेन हमें मौसूल होती है तो हम उसमें इंटरवीन करते हैं। ठीक है। तो मैम ये बता दीजिएगा, अब इस जो ये सिस्टम एक खराब हो गया है, एक बिगड़ गया है सिस्टम ना, तो इस सिस्टम को जो है वो सही कैसे किया जाएगा? देखिए, इंस्पेक्शन की टीमें बनी हुई है, चेक और बैलेंस से कंप्लेंट सेंटर बना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो जमाना नहीं रहा जो लोगों को आवाज न पहुंचे या लोगों की आवाज महकमे तक न पहुंचे। अब डन एंड देयर पोर्टल पे वो कंप्लेंट डालते हैं और उनको रिलीफ मिलता है, क्योंकि हम भी। लेकिन हमारा मसला तो ये है ना कि हम इस हवाले से जो है वो आवाज नहीं उठाते। राफिया मल्ला साहिबा, आप मेरे साथ लाइन पर ही मौजूद रहेगा। नदीम मिर्जा साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद है जो कि चेयरमैन है स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। जी, थैंक यू वेरी मच।
नदीम साहब, मेरा आज का जो टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ एजुकेशन के हवाले से। तो सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है वो निहायत तब्दील हो चुका है। अगर मैं अपनी बात करूं, यानी मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत ज्यादा पुराने जमाने की पढ़ी हुई हूं, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो वो सिलेबस जो है, वो तालीम जो है वो मुझे अभी तक याद है। मुझे तमाम चीजें जो है मेरे जहन में जो है जहन नशीन हो चुकी हैं। लेकिन आज के बच्चों को वो चीजें याद नहीं होती, तो ये एक फुकदान है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, पहले तालीम के साथ तरबियत भी होती थी सही। और अब तरबियत खत्म हो गई है। पहले तालीम फ्री में दी जाती थी, लोग ट्यूशंस भी फ्री में पढ़ाते थे, जरूरत नहीं पड़ती थी। अगर जरूरत पड़ती थी तो फ्री में। अब यह है कि ये बिजनेस हो गया, इंडस्ट्री हो गई है, तो इसकी वजह से यहाँ तालीम बेची जाती है और जो खरीदने वाले हैं वो स्कूल वालों के, यानी हम पेरेंट्स स्कूल वालों के रहमो करम को छोड़ के, भाई नाम है, बड़ा नाम है की, तो हम बेफिक्र हो गए थे। लेकिन कोरोना के बाद से जब ये ऑनलाइन, जी, वो कोरोना के बाद से जो है सूरत हाल, आप दुरुस्त कह रहे हैं, खराब हुई है। ढोल का पोल खुला, पता चला कि जो ना टीचर्स कॉम्पिटेंट हैं, 8,000, 6,000, 2,000 रुपए महीने की टीचर्स हैं। 49,000 स्कूलों में से 13,600 स्कूल तकरीबन रजिस्टर्ड है, बाकी स्कूल रजिस्टर्ड ही नहीं है। वो अपनी मनमानियां कर रहे हैं, मुख्तलिफ तरीकों से फीसें ले रहे हैं। हमारी फेडरेशन बनने के बाद राफिया मल्ला साहब ने भी काफी ताउन किया और हमने ये किया है कि अब हमारा एक ही मुतालबा है कि कोर्स कंप्लीट कराएं, पूरा कोर्स। जो बड़े कोर्स भी तो कंप्लीट नहीं होता ना, बच्चे जो है वो ब्रांडेड स्कूल्स जो हैं वो जो है वो 60% कोर्स पढ़ा रहे हैं। हाँ। तो अब मुझे बताइए कि ऐसे हम क्या बच्चे को, अच्छा बच्चे को पास, अच्छा ये प्राइवेट स्कूल वो जगह है जहाँ बच्चा फेल नहीं होता है, पास होता था, सब बच्चे 100% पास हो जाते हैं। आप उस बच्चे को, हमने कई देखा कि उसका असेसमेंट टेस्ट में उसको 10 में से 10 नंबर दिए और जब उसकी कॉपी चेक की 10 में से उसको 2 नंबर भी नहीं मिले। तो सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। हमारा एक ही मतलब है, मैं राफिया मल्ला से भी रिक्वेस्ट करूंगा, स्कूल वाले, हम कहते हैं कि जो लॉ का वो करें जी। ना कोई स्कॉलरशिप दे रहा है, 10% फ्रीशिप का कानून मौजूद है, ना किसी ने स्टूडेंट काउंसिल बनाई हुई है, पेरेंट्स काउंसिल बनाई हुई है स्कूल के अंदर। कापे नहीं, किताबें बेच रहे हैं, 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियों का एडवांस ले रहे हैं, एनुअल चार्जेस ले रहे हैं, मिसलेनियस चार्जेस। सर ये तो गलत बात है ना, एनुअल चार्जेस भी ले रहे हैं और साथ साथ जो है में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है सर, ये कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। लेकिन अब इसमें करना होना ये चाहिए कि जो इन्होंने कंप्लेंट सेल बनाया है जी, मरकजी सेल, इसको कराची में या पूरे सिंध में जिला वाइज अगर कंप्लेंट सेल बना दें तो उसे लोगों को आसानी होगी। और अगर कंप्लेंट करें तो उसका जो जवाब है वो आ तो जाता है, लेकिन उसका डिसीजन आने में बहुत टाइम लग जाता है। अब आज का एक केस मैं आपको बताऊं कि एक स्कूल वालों ने जबरदस्ती 2 बच्चों का एडमिशन कैंसिल किया, 5 बच्चे पढ़ते थे एक साहब के। जब मुझसे रिफंड मांगा तो उसने कहा जी रिफंड तो हमने, आपने एडमिशन कराया था, एनुअल फीस, 2 महीने की एडवांस फीस सब ले ली, नहीं दे रहे वापस। कोई वो सर्कुलर अभी निकाला है सलमान रजा साहब जो नए डीजी आए उन्होंने, कि आप यूनिफॉर्म नहीं बेच सकते, ये वो सर्कुलर उठाकर एक जमशेद रोड पर स्कूल है, उसने मैडम ने फाड़ कर फेंक दिया। उसने कहा ऐसे रोज सर्कुलर आते भाई। सही। तो लॉ, रूल ऑफ लॉ जो है वो राफिया मल्ला साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो, और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई रूल ऑफ लॉ जो है ना वो उस पर इम्प्लीमेंट करें। और तो सिलेबस का मसला है वो इंतहाई खतरनाक है। किताबें बेचने के चक्कर में सिलेबस में अननेसेसरी बुक्स शामिल कर दी जाती हैं। सिलेबस पर डीजी जो उनका डायरेक्टरेट है इंस्टीट्यूशन का, इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है किसी किस्म की भी, कि कितना पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है। टीचर्स का कोई एनटीएस टेस्ट नहीं होता, टीचर्स की काबिलियत की कोई मॉनिटरिंग नहीं। ठीक है, राफिया मल्ला साहिबा भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। राफिया मल्ला साहिबा, उन्होंने आपसे गुजारिश की है कि आप भी जो है इस चीज को देखें, इस सिस्टम को देखें। नदीम साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। नदीम भाई की बातें तफसीली सुनी जी, उनमें जो एक बात की है कि ये सिलेबस जो है वो पूरा नहीं कराते, ये बहुत खतरनाक चीज है। क्योंकि जब बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं होगा तो मैं कहती हूँ कि फिर अगले दर्जे में जब वो पहुंचेंगे तो उनमें क्या मैच्योरिटी होगी जब वो पहला ही पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसे स्कूलों की निशानदही होगी तो उनसे हम बाज़ाब्ता बात करेंगे कि ठीक है, पहली बात। दूसरी बात जो उन्होंने 10% की है
तो 10% की बाकायदगी से विजिट करके हर 3 माह के बाद, क्योंकि हमें कोर्ट में रिपोर्ट भी जमा करानी होती है, हमारे रूल का हिस्सा भी है, तो वो बाज़ाब्ता और बाकायदगी तौर पे अब हम इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। जो इनकी दूसरी बात है कापियों किताबियों वाला सर्क्यूलर, वो भी हम हर साल रिपीट करते हैं, और अब इनको मैं बता रही हूँ कि अब हम अपने जो रूल्स कर रहे हैं अमेंड, उसमें रूल्स में भी ये चीज डाल रहे हैं कि ये जो किताबें कापियां यूनिफॉर्म है वो स्कूल नहीं बेचेगा, क्योंकि ये बाज़ाब्ता तौर पे रूल में था ही नहीं। तो वो हम इतनी राफिया साहिबा इतनी ज्यादा महंगी किताबें हैं, इतनी ज्यादा यानी हजारों की किताबें हैं बच्चों को, लेकिन वो तालीम नहीं दी जा रही जिसके बच्चे मुस्तहक। खुसूसी तौर पर यहाँ मैं बात करूंगी उर्दू की तालीम के हवाले से, तो उर्दू उस तरह से पढ़ाई नहीं, क्योंकि बेसिक तालीम होती है जो कि इंटर तक कंपलसरी होती है उर्दू, और उर्दू जब बच्चों को नहीं आएगी तो बच्चे क्या करेंगे? आपका पहला सवाल उधर ही रह गया जो वो अदा नदीम ने मुझसे किया है सवाल। उसमें एक चीज थी एनुअल चार्जेस की। एनुअल चार्जेस हमारा रूल 7 का 4 है, उसके तहत स्कूल्स को अलाउड है वो स्कूल जो अप्रूवल ले, जो स्कूल अप्रूवल न ले उनको वो इलीगल जो है वो चार्ज करते हैं। जहां तक आपका सवाल अब आया है कि जो उर्दू है वो बच्चों को नहीं पढ़ने आती, तो मैं इसको डिफेंड नहीं करूंगी। यहाँ कराची में न बच्चों को सिंधी पढ़ने आती है प्रॉपर, न इनको उर्दू। अब ये सिंधी जो है वो 9th में जो है वो कंपलसरी है, और 9th का जो है वो बोर्ड का एग्जाम देना पड़ता है, तो यकीनी तौर पर सिंधी भी आनी जरूरी है। जी मैं यही आपको बता रही हूँ कि उर्दू और सिंधी जो हमारी लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज उर्दू, ये अलमिया है कि हमारे बच्चों को नहीं लिखनी आती, न सही पढ़नी आती। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये उस पे एक जुगाड़ और एक वक्ती गुजारा किया जाता है कि वो टीचर जो इस्लामियात का है, हिस्ट्री ज्योग्राफी का है, उससे सिंधी और उर्दू पढ़ा लेते हैं। और इसके जो जिम्मेदारान है, मैं कहती हूँ ये स्कूल है। और अब जो हमारी इंस्पेक्शन टीम गई है, तो राफिया साहिबा आप स्कूलों को यकीनी तौर पर तो ये इस सिस्टम को किस तरह से सही किया जाए, आप क्या कहेंगी? जी बात तो सुने, मुझे बात तो आप पूरी नहीं करने दे रही, आप अगली बात पे चली जाती हैं। आप क्रॉस क्वेश्चन का हक रखती हैं, लेकिन मुझे सुन तो लेना पहले। जी 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 बोलिए मैम। मैं आपको ये कह रही हूँ कि मैंने 5 से 6 स्कूल ऐसे हैं नाज़िमाबाद के बड़े, जिनकी रजिस्ट्रेशन सिर्फ इस वजह से रोकी है कि प्रॉपर उर्दू की टीचर रखें जिसकी मास्टर्स उर्दू में हो, और प्रॉपर सिंधी की टीचर रखें जिसकी मास्टर्स सिंधी। ये दुरुस्त कहा आपने, यहाँ मैं मानूंगी आपकी बात। ये इस वजह से मैंने किया है क्योंकि ये लैंग्वेज जो हमारी मदर टंग है, हमारी नेशनल लैंग्वेज है, जिसमें रिच कल्चर है, तहजीब तमद्दन है, शायरी है, नसर है, वो हमारे बच्चे रूटलेस हो गए हैं और वो सिर्फ अंग्रेजी पे मारा मारी है। वो एक इंग्लिश जो है वो बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पे यूज हो रही है, तो ये होता है कि इंग्लिश ज्यादा आनी चाहिए। इंग्लिश बिल्कुल आनी चाहिए ताकि हम सामने वाले को मोटिवेट करें, लेकिन हमें अपने घर की जबान तो आनी बिल्कुल वही जबान नहीं आती, हमें वही जबान सही बोलनी नहीं आती। तरबियत नहीं है, सिर्फ डिग्रियां बिक रही है, बस हर कोई एमए और करते आ रहा है। क्यों हो रहा है? तरबियत तब होती है जब हम अपनी लैंग्वेज जुबान से मोहब्बत करते हैं, अपनी जुबान में किताबें पढ़ते हैं। जो हमारे मशरिक का हुस्न है, तहजीब और तमद्दन है, वो हम अपनी जुबान में अपने बच्चों को सिखाते हैं। अब अगर बच्चों को सिंपली हम इंग्लिश के चक्कर में मोटिवेशन देंगे कि आपको बाहर जाना है और ये बहुत गलत है। इसमें हमें भी बीइंग अ रेगुलेटर एक बहुत बड़ा किरदार अदा करना है। और हम जो है सिंधी और उर्दू की टीचिंग क्या प्रॉपर हो रही है, और अगर हो रही है तो हमारे बच्चों को लिखना पढ़ना क्यों नहीं आ रहा, इस पे एक सिंपोजियम ये राफिया साहिबा एक सवालिया निशान है कि बच्चों को जो है वो उर्दू पढ़नी नहीं आती। बड़ी मुश्किल होती है बच्चों को उर्दू पढ़ने, बहुत मुश्किल होती है। फोकस किया है कि प्रॉपर टीचर रखो, उनकी ट्रेनिंग हो। हाँ वो दे देती है जी, एक अनसीन जो है वो मजमून दे देती है जी, इस पे मजमून लिखे। अब बच्चे को पता ही नहीं कि बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा कि वो किस तरह से लिखे। एक अनसीन चीज जो है उसको उर्दू ही नहीं आती, बेसिक चीज ही नहीं आती, वो कैसे लिखेगा? जी बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, और इस तरह ही हो रहा है और ये हकीकत है, इसको न डिनाई करने की जरूरत नहीं है। इस पे हमें जो है फौरी तौर पे सीरियसनेस के साथ काम करने की जरूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से मैं ये काम कर रही हूँ कि प्रॉपर लैंग्वेज के ट्रेंड टीचर्स हो, ताकि लैंग्वेज खत्म ना हो।
जी। बिकॉज अगर हम लैंग्वेज नहीं बोलेंगे तो वो खत्म हो जाएगी। राफिया साहिबा, ये भी होता है ना कि चले, आपकी बात तो दुरुस्त है कि हम ये भी सोचते हैं कि चलो जी अब्रॉड में जो है अपने बच्चों को पढ़ाएं और वहां पर जो है उनको तालीम दिलवाएं, और बाहर ममालिक में क्योंकि दिल नहीं चाहता कि अपने बच्चों को जो है नजरों से दूर किया जाए, लेकिन मजबूरी इस तरह की हो जाती है कि वहां पर सहूलियात दी जाती हैं बच्चों को, तो यहाँ पर सहूलियात नहीं दी जाती, साथ साथ इतना ज्यादा पढ़ाया जाता है, कोई एक्टिविटी नहीं होती बच्चों के लिए। बच्चों के लिए मुस्तकिल जो है वो पढ़ाई 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 और सिर्फ पढ़ाई होती है, कोई तो एक्टिविटी तो होनी चाहिए ना बच्चों के लिए। असल में ये आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ इतनी एक्टिविटीज कराते हैं जो सिलेबस रह जाता है। आए दिन ये येलो डे है, ये फ्लैग डे है। मैम ये भी तो एक चीज है ना कि एक बाद क्रिकेट के टूर्नामेंट है जनाब, उसके बाद हॉकी के टूर्नामेंट शुरू हो जाते हैं, स्पीच कंपटीशन हो जाते हैं। एक्टिविटीज और को करिकुलर इतनी आगे चली गई है जो उनका सिलेबस पीछे रह जाता है। इस पे जो है वो ये नहीं है, ये को करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट। ठीक है नदीम मिर्जा साहब, आपने राफिया मल्ला साहिबा की बात सुनी, आप एग्री करते हैं उनकी बात से? जी बिल्कुल, किसी के पास भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है। जी नदीम साहब। जी नदीम साहब, आपकी आवाज मुझे आ रही है। नदीम साहब की जी जी नदीम साहब, कॉमन लैंग्वेज में किया है। मेरी 5 गुजारिशात हैं जो मैंने इनसे की हैं। राफिया मल्ला साहिबा को 14 तारीख को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी कि स्कूल की कापियां, किताबों की मोनोग्राम वाली कापियां, किताबें छापने पर पाबंदी लगवाते हैं। 5 साल के लिए यूनिफॉर्म तब्दील करने पर पाबंदी लगवाते हैं। सही सही। जो 10% फ्री शिप की जो उनको देते हैं, जो इन्होंने फरमाया कि वो सब जाली और डमी होती है। हाँ। वो टीचर्स के बच्चों को फ्री शिप में शो करते हैं, उनकी तनख्वाह से पैसे काट लेते हैं। उसको नोटिस बोर्ड पर लगाएं। दूसरी बात, ये सही बात है, ये सही है, इस तरह होना चाहिए। दूसरी तीसरी बात ये है जी सर। हर महीने बच्चे के वहां का हमारे स्कूल को, इसके अलावा कोई एग्जाम ना लें। ठीक है। हर 6 महीने के बाद जो भी कोर्स इन्होंने कराया है, जब जी एक स्कूल इवन पूरे में एक स्कूल। नदीम साहब, आपकी क्लियरली मुझे आवाज नहीं आ पा रही, कुछ लाइन में प्रॉब्लम हो रही है। मैं आप राफिया मल्ला साहिबा से ही दोबारा जाऊंगी उनके पास, और वो उनका यही कहना है कि, और राफिया मल्ला साहिबा से आखिरी सवाल ये करूंगी कि उन्होंने कहा है कि स्कूल का यूनिफॉर्म और जो है वो किताबों के ऊपर जो मोनोग्राम होता है वो चेंज किया जाए, तो आप एग्री करती हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ये जो बात है, एक बात एग्री करती हूँ, वो ये कि यूनिफॉर्म जल्दी बिल्कुल नहीं चेंज करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स पे बोझ पड़ता है और पेरेंट्स जो है वो अफोर्ड नहीं करते इतनी महंगाई के दौर में। तो दूसरी बात आप मुझे कह रही हैं कि ये हम इनको कापियों पे मोनोग्राम हो या न हो, तो वो हर स्कूल इस वजह से लगाता है ताकि बच्चा जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो, वो इस पॉइंट से लगाता है। बाकी यूनिफॉर्म पे जो है वो हम भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। यही रीजन है कि हम पेरेंट्स की तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लेते हैं, और ये सर्कुलर न सिर्फ निकाला है, लेकिन क्योंकि अभी जून जुलाई है तो अगस्त से बाज़ाब्ता हम। मैम ये सर्कुलर निकल चुका है क्या? बिल्कुल निकल चुका है, और जो नदीम साहब की बातें हैं वो रीजनेबल हैं और लॉ के परव्यू में आती है, तो मैं उसकी बहन हूँ और इंशाल्लाह मैं कोई भी इस क्रिटिसिज्म को नेगेटिव नहीं समझती। जाहिर है वो हमें मुआशरे से, ये आवाज है मुआशरे की, हम तक पहुंचेगा तो हमें दिल पे कोई चीज नहीं लेनी होती, हमें फौरन उन चीजों को सही करने की जरूरत होती है। तो मेरे दरवाजे खुले हुए हैं और हम इंशाल्लाह उन बच्चों को जो है वो रिलीफ देंगे, पेरेंट्स का केयर करेंगे रूल्स के दायरे में रहते हुए। Thank you so very much, Rafia Malla Sahiba and Nadeem Malik, both of you. Thank you so very much चैनल 6 से गुफ्तगू करने के लिए। उनका यही कहना था कि ये सिस्टम जो है वो यकीनन जो है वो दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया जाता है और किताबों का बोझ डाल दिया जाता है बच्चों के ऊपर, जिसकी वजह से बच्चे जो है
पढ़ नहीं पाते हैं, भारी भारी बैग बच्चे लेके जाते हैं और इतनी धूप और गर्मी में एक टाइम टेबल होना चाहिए और टाइम टेबल ऐसे किताबें होनी चाहिए, 2 3 4 किताबें हों, लेकिन इतने भारी बैग्स तो ना हो ना जिससे बच्चों को मुश्किलात पेश आए और बच्चे थक भी जाते हैं। जाहिर है एक बच्चों की टेंशन भी होती है, एग्जाम भी देना पड़ता है, तो वो यकीनी तौर पर थक जाते हैं, एक स्टक हो जाते हैं बच्चे। तो नाज़रीन इस हवाले से मजीद मैं बात करूंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप रहिए मेरे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूं और मेरा आज का जो टॉपिक है वो सिस्टम ऑफ एजुकेशन के हवाले से, जो कि एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो तब्दील करने की जरूरत है। बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया जाता है। साथ साथ आपको ये बताऊं कि बड़े बड़े स्कूल्स जो है वो बहुत ज्यादा फीसें ले रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं इफ़त अहमद साहिबा, जो कि माहिर तालीम है, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया इफ़त साहिबा। इफ़त साहिबा, मेरा जो टॉपिक है वो है इस वक्त सिस्टम के हवाले से, जो एजुकेशन का सिस्टम है उस हवाले से। तो आप क्या ये नहीं समझती कि इस वक्त एजुकेशन का सिस्टम जो है वो उस तरह से नहीं जैसे पहले था? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देखें कि पुराने जहां हमारे वालिदैन ने पढ़ा, जी जी, वो टीचर खुद इल्म का खजाना होते एग्जैक्टली। और आज जो है टीचर्स, उनका कंटेंट नॉलेज जीरो है, पैडागोजी जीरो है, पढ़ाना किस तरीके से है। आज भी सदियों पुराने तरीके अपनाए जा रहे हैं पाकिस्तान में। आज भी जो है चाइल्ड सेंटर को बिल्कुल ही नज़रअंदाज करके इंस्ट्रक्शनल तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं और साथ ही टीचर सेंटर कि जहां जो टीचर ने प्लान किया अपने हिसाब से, अपनी आसानी और सहूलत के हिसाब से, तो उस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। असेसमेंट का सिस्टम भी काफी पुराना और वो सिस्टम एक दकियानूसी सिस्टम हो गया, दकियानूसी सिस्टम हो गया। बिल्कुल, कि आप असेसमेंट करते हैं बच्चे को जानने और पहचानने के लिए, वो भी वही पुराना तरीका है कि सर्टिफिकेट में मार्क्स कितने लिखे जाए, रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स कितने लिखे जाए, मुकम्मल शख्सियत पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज आप देखें हमारी नस्ल को कहाँ जा रहे हैं। हाँ, तो मैम ये बताइए कि इस सिस्टम को अब सही कैसे किया जाए, क्योंकि अबतरी का शिकार है और बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, उनको उस तरह की तालीम नहीं दी जा रही जिसके बच्चे जो है मुस्तहक हैं। क्योंकि साथ साथ जो है पेरेंट्स जो है इतनी भारी भारी फीसें दे रहे हैं, लेकिन उनको उनकी मदर टंग ही नहीं आ रही, एक उर्दू जबान ही नहीं आ रही, उनको ना लिखनी आती है ना पढ़नी आती है। जी, ये बड़े अफसोस की बात है, बिल्कुल सही फरमाया आपने। लेकिन यहाँ जो है वालिदैन का भी किरदार बहुत अहम है। उन्हें ये देखना चाहिए कि वो बच्चे को तालीम हासिल करने के बाद क्या देखना चाहते हैं, कि हर जो है सब्जेक्ट में ए स्टार्स आए हैं या बच्चा जो है मुकम्मल बाशऊर हुआ है, अपनी जिम्मेदारियों को पहचानता है। तो वालिदैन उस हिसाब से स्कूल में डाले, वो ये ना देखे कि पड़ोसी का बच्चा यहाँ जा रहा है तो वहीं डाला जाए, घर के करीब है स्कूल वहीं डाला जाए, या फिर जिसका नाम है ब्रांड है, ब्रांड भी क्या दे रहे हैं आपको, आप ये तो देखें। तो ये जनरेशन जिनके बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं, ये तो पढ़ी लिखी जनरेशन है, उन्हें जो है काफी सोच विचार के डालना चाहिए कि किस स्कूल का क्या ऑब्जेक्टिव है, वो एजुकेशन को किस नजरिए से देखते हैं। तो ये जरूर देखना चाहिए। यहाँ मैं कहूंगी वालिदैन को कि अपने बच्चों को, खास करके अर्ली ईयर्स के बच्चों को, जब वो एडमिशन करवाने जाते हैं तो वहाँ एनवायरनमेंट देखें, वहाँ पूछें कि आप कौन सी स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, वहाँ पूछें कि लर्निंग थ्रू प्ले है, एक्टिव लर्निंग है, या सिर्फ वही दकियानूसी के टीचर ने जो है जो पढ़ाया किताबों में लिखा है, ब्लैक बोर्ड पे वही लिखा है, वही जो है बच्चे छाप देते हैं ना, वही चीज छाप देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है और हमारी वहाँ उस्ताद और तालीमी निज़ाम के और जो जिम्मेदार हैं इन सारी चीजों के, उनकी जिम्मेदारी ये है कि वक्त के साथ मैम आपने भी जो है, जी बिल्कुल मैम आपने दुरुस्त कहा। एक आप दूसरी बात ये कि आप भी जो है वो बाहर से ही पढ़ के आई हैं और अब्रॉड से आपने पढ़ा है और आप यकीनी तौर पर जानती हैं कि अब्रॉड में जो है किस तरह की तालीम दी जाती है। तो हम भी ये चाहते हैं कि यहाँ पर बच्चों को उस तरह की फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल की जाए, मुहैया की जाए। तो ऐसी फैसिलिटीज हमें अवेलेबल क्यों नहीं है?
इसके लिए जो है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि देना क्या और किस तरीके से है। अब यहाँ जो है बिजनेस बन गया है, ये कमर्शियल है, एजुकेशन को बिल्कुल बिजनेस ठीक बनाया है। गया है। इफा साहिबा आप मेरे साथ लाइन पर ही मौजूद रहेगा। सीनियर तज्जियाकार आसिम मोइन खान साहब लाइन पर मौजूद हैं, उनका तज्जिया भी सुन लेते हैं कि वो क्या कहते हैं सिस्टम ऑफ एजुकेशन के हवाले से। बहुत शुक्रिया आसिम साहब। थैंक यू तबस्सुम फॉर इनवाइटिंग मी। आसिम साहब, इस वक्त मेरी जो टॉपिक है वो सिस्टम ऑफ एजुकेशन के हवाले से है। वो ये है कि बच्चों को वो तालीम नहीं दी जा रही, साथ साथ भारी भारी फीसें वसूल कर ली जाती हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स जो है वो सख्त मुश्किलात का शिकार होते हैं और उनके लिए जो है एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये आप प्राइवेट स्कूलों के रेफरेंस से बात कर रही जी हैं? बिल्कुल, मैं प्राइवेट स्कूलों के रेफरेंस से बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मेरा अपना भी एक्सपीरियंस ऐसा ही है। और जो मेरे पास फीडबैक है, जो मेरा ताल्लुक भी चूंकि इनडायरेक्टली एजुकेशन की फील्ड से है, तो हमारे पास जो फीडबैक आती है सबका यही हाल है। बुक्स बहुत ज़्यादा हैं और फीसें बहुत ज़्यादा हैं, तालीम जो है उस हिसाब से नहीं होती हैं। और दुनिया अब उस तरफ जा रही है कि जब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में 7 साल तक तो वो कहते हैं बच्चों को किताब और कॉपी दो ही नहीं, और यहाँ पे हम क्लास 1 जो कि 5 या 6 ईयर से शुरू हो जाती है, उसमें हम पूरी किताबों का बैग का बोझ डालते हैं। बच्चों से बाज़ दफ़ा उठाना भी बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। आई हैव माई पर्सनल एक्सपीरियंस के बच्चे किस तरह मैनेज करते हैं, तो वो बहुत बुरा हाल है। और ये इंस्टीट्यूशंस बन चुके हैं जस्ट लाइक बिजनेस इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, जो आमदनी का जरिया होते हैं, जैसे कोई मॉल है या कोई सेंटर है। ये एजुकेशन प्राइवेट जो है ये इसी तरह मेरे हिसाब से बिहेव करते हैं। फीस अगर नहीं आती है तो ये रिमाइंडर भेजना शुरू कर देते हैं, जो कि एक अजीब अनएथिकल हरकत है। और स्कूलों की फीस कोई और चीज़, कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं है जो आप रिमाइंडर भेजें या इस तरह करें। तो इससे पता चलता है कि इनकी प्रायोरिटी जो है वो एजुकेशन नहीं है, कमर्शियली जो है वो एक अपना बिजनेस बनाया हुआ है। बिल्कुल। और वो उनकी चीज़ें बताती हैं, हर चीज़ हर कहीं पे लेके जाते हैं एजुकेशन टूर पे तो उसके पैसे, फिर मतलब समर कैंप करा रहे हैं तो उसके पैसे। तो ये सब चीज़ें तो वो लोग नहीं करते ना जिनको वाकई एजुकेशन देनी होती है। तो ये तो प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं सारे। ठीक है आसिम साहब, आप ये बता दीजिएगा कि ये सिस्टम ऑफ एजुकेशन को जो है किस तरह से तब्दील किया जाए, क्योंकि अब बहुत ज्यादा खराबी का शिकार होता जा रहा है, पेरेंट्स के ऊपर बहुत बोझ होता जा रहा है। और साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल हैं वो ये कहते हैं कि आप जो है वो ट्यूशन ना लें, हम बच्चों को वैसे ही तालीम देंगे। तो क्या ये दुरुस्त है और उस तरह से तालीम नहीं देते? आप बहुत सारे सवाल एक साथ कर रही हैं, बट मैं ट्राई करता हूं कि 1 बाय 1 आंसर करने की। देखें, सबसे बड़ा सवाल ये है इसमें कि जी सिस्टम ऑफ एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। सिस्टम ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई बहुत बड़ी कोई साइंस नहीं चाहिए होगी हमें, क्योंकि दुनिया के बहुत से मुल्कों में, डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज में जो है वो स्कूल के बेहतर सिस्टम्स काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि यहाँ पे 4 करोड़ बच्चे जेर तालीम हैं, जो कि जिसमें से टोटल 80,000 के करीब जो है प्राइवेट स्कूल्स हैं और 180,000 के करीब गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। यानी 30 और 70 का फर्क है। तो 80,000 प्राइवेट स्कूल जो कि 30% बनते हैं वो बच्चों को तालीम दे रहे हैं, और बाकी 70% गवर्नमेंट के स्कूल हैं। तो गवर्नमेंट और स्कूल का जो करिकुलम है वो एक होना चाहिए। और ये जो हमारे यहाँ तफरीक है कि रिलीजियस स्कूल्स अलग है, मदरसाज अलग हैं, कैमरेज सिस्टम अलग है और एक बोर्ड सिस्टम है। सर यहाँ तो बात है, सर यहाँ से थोड़ा इंटरप्ट करूंगी आपकी बात को। अगर प्राइवेट स्कूल की बात आप कर रहे हैं तो साथ साथ मैं ये कहूंगी गवर्नमेंट स्कूल का तो बुरा ही हाल है ना। जी, मैं दोनों को एक साथ एड्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा कि सिस्टम ऑफ एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए, तो उसमें प्राइवेट पब्लिक सब आ जाते हैं जी। तो हमें जो है ओवरऑल एज अ नेशन इसमें सोचना पड़ेगा और ये तफरीक इसके अंदर खत्म करनी पड़ेगी। 3-4 मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम चले। नंबर 1, जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूलों की पढ़ाई, उनको गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट सब्सिडाइज करे। सही, गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज करे और वहाँ पे अच्छे टीचर अच्छी सैलरी पे हायर करे। प्राइवेट स्कूलों की प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे टीचर्स अच्छे नहीं है, वो बच्चों से फीसें बहुत लेते हैं, टीचर्स को नहीं देते जी। और टीचर्स जो होते हैं वो सर्टिफाइड नहीं होते, उसकी कोई कंडीशन नहीं होती, बस किसी ने ग्रेजुएशन या मास्टर्स की हुई हो तो उन्हें हायर कर लिया जाता है। फिर वो 6-8 महीने साल के बाद वो किसी बेहतर सैलरी पे दूसरे स्कूल मूव कर जाते हैं टीचर।
तो कोई कंट्रोल नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन की कंडीशन तो नहीं सर है। ये बात यहाँ ये बात क्या सही है कि किसी दूसरे स्कूल मूव कर जाते हैं, क्योंकि बच्चों की एक कम्युनिकेशन जो है वो टीचर से बड़ी अच्छी बन जाती है। अब वो टीचर चला जाएगा, दूसरे स्कूल चला जाएगा, तो बच्चे जो है एक तजब्जुब का शिकार हो जाएंगे। जी, बच्चे बहुत अटैच्ड फील करते हैं। बच्चे क्या जब बड़े हो जाते हैं, इवन वो भी टीचर्स के साथ बहुत अटैच्ड फील करते हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मगर उसके लिए अगेन वही बात आ जाती है ना, प्राइवेट स्कूल्स अगर पेरेंट्स से इतना चार्ज करते हैं तो वरना टीचर्स को क्यों नहीं अच्छी सैलरी देते हैं। वो ऐसा मौका ही ना आने दें, फैसिलिटीज दें, उन्हें फैसिलिटेट करें, उन्हें भी ट्रेनिंग दें। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम या ट्रेन द ट्रेनर वाली अप्रोच प्राइवेट स्कूल में आनी चाहिए, जिसमें टीचर्स को भी ट्रेन होना चाहिए ताकि वो आगे अब वो टीचर्स जो है वो खुद जेर तालीम है यूनिवर्सिटी में, वो क्या बच्चों को तालीम देंगी। बिल्कुल, और दूसरी बिल्कुल ये पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग तो पढ़ाई के दौरान ही मतलब जस्ट टू मैनेज देयर एक्सपेंसेस वो आके स्कूल में जॉब कर लेते हैं और हाफ डे के लिए इस तरीके से। तो ये बहुत ही अजीब सा सिस्टम है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम एक क्लास क्लास सिस्टम क्रिएट कर चले जा रहे हैं। और प्राइवेट स्कूल वाले चूंकि नाम उनके बड़े होते हैं, इंग्लिश बेहतर बोलते हैं, तो वो 70% पॉपुलेशन पे वैसे ही हावी हो जाते हैं। अच्छा सर, जी कंटिन्यू कीजिए आप अपनी बात। जी, दूसरी बात ये कि ये कहते तो हैं कि जी ट्यूशन ना कराएं, मगर एक्चुअली बच्चों का कोर्स जो है मुख्तलिफ सिस्टम्स के तहत, चाहे वो कैम्ब्रिज हो या दूसरा हो, अच्छा खासा हैवी होता है। तो पेरेंट्स को ना चाहते हुए भी करवानी पड़ती है ट्यूशन, क्योंकि उन्होंने बच्चों को अच्छे ग्रेड दिलवाने होते हैं। तो टीचर्स इतनी मेहनत करते भी नहीं है उनके अंदर, तो ट्यूशन के जरिए। ठीक है, आसिम मोइन खान साहब आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। साथ साथ हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं इफ़त अहमद साहिबा, उनसे हम सवाल करते हैं। इफ़त साहिबा, ये बता दीजिएगा कि जो इस वक्त तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे आसिम मोइन खान साहब, उनके वो यही बात कर रहे थे कि इस वक्त जो सिस्टम है उसको जो है वो दुरुस्त करने की जरूरत है। बच्चों को उस तरह से तालीम नहीं दी जा रही जिस तरह से देनी चाहिए। तो आप इस तमाम सिनेरियो पर क्या कहेंगी? मैं ये सोचती हूँ कि बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और साथ में जो एक हमेशा देखा गया है कि दीवारों किताबों उनसे नहीं सीखा जाता, एक इंसान दूसरे इंसान को सिखाता है। जिस तरह पैगंबर अल्लाह पाक ने भेजे कि इंसान से ही इंसान सीखेगा, तो उस्ताद इस जगह पे बहुत अहमियत रखता है। तो उस्ताद, जहां हम बात किए कि आजकल टीचर्स ये स्टूडेंट मैट्रिक इंटर जैसे ही खत्म करते हैं अपने एरिया के स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में हायर्ड हो जाते हैं। अब ठीक है मैम, ये भी बता दीजिएगा कि अभी जो सीनियर तज्जियाकार है उनसे बात हो रही थी, तो मैंने उनसे यही कहा था कि जो कम उम्र टीचर्स होती हैं उनको हायर कर लिया जाता है। अब जो कम उम्र टीचर्स होंगी उनको हायर कर लिया जाएगा तो उनको वो ट्रेनिंग नहीं होगी जिस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो क्या टीचर्स को ट्रेन करने की जरूरत है ताकि बच्चों को सही तालीम दी जाए? जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मेडिकल इंस्टीट्यूट में डॉक्टर्स और ट्रेन टीचर्स, क्वालिफाइड जो है नर्सिस रखे जाते हैं, इसी तरह स्कूल में भी ये शर्त होनी चाहिए कि क्वालिफाइड टीचर्स रखे जाएंगे। और इन टीचर्स को रिफ्रेश कोर्सेज और ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिस तरह के आपके उन्होंने कहा। जी, तो बिल्कुल ज़रूरी है। जी, उन्होंने बिल्कुल सही फरमाया कि ये ट्रेनर्स जो है ऐसे हो। मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ अब जो है प्राइवेट कंपनीज हैं जो ये फैसिलिटीज देती हैं बड़ी बड़ी स्कूलों को कि वो जो है ट्रेन करते हैं, मगर यही टीचर्स ट्रेंड होके दूसरे इससे और बड़े स्कूल में चले जाते हैं। मैम उनको जो है, मैम मैं आपकी कता कलामी की माफी चाहती हूँ, उनको जो है वो ज्यादा सैलरी ऑफर हो जाती है तो वो बच्चों को, और दूसरी बात ये कि वो बच्चे जो है वो अटैच्ड हो जाते हैं टीचर से। एक मोहब्बत हो जाती है बच्चों को कि हम इन्हीं टीचर से पढ़ेंगे। अब वो टीचर जब चली जाएगी तो बच्चे जो है एक मायूसी का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है, नफ्सियाती नुकसान भी है बच्चों का, कि वो नफ्सियाती तौर पर जिससे अटैच हो गए हैं उनसे फिर उनकी जुदाई, फिर दूसरी टीचर अगर बिल्कुल ही अलग और डिफरेंट और अपोजिट पर्सनालिटी रखती है तो वो बच्चा तो आप समझ लें कि काफी अपने लेवल से नीचे हो जाएगा, वो खामोश हो जाएगा, वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं रहेगा। तो ये सारे तो मसले हैं जो हमारे सिस्टम में हैं। तो इसको बदलने के लिए काफी एरियाज को बदलना पड़ेगा, उस काफी एरियाज पे काम करना पड़ेगा, टीचर्स पे, एनवायरनमेंट पे, करिकुलम पे, हर चीज पे काम करना पड़ेगा और तेजी से, क्योंकि बाहर की दुनिया से हम काफी पीछे, काफी पीछे। हमारी जनरेशन
कब उस लेवल पे आएगी जहां हम देखना चाहते हैं, जहां जो है हर तरक्की याफ्ता ममालिक के जो है अपना होते ठीक हैं। है। इफ़त साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, माहिर तालीम इफ़त साहिबा हमारे साथ लाइन पर मौजूद थी। एक बार फिर हम आसिम मोइन खान साहब के साथ अटैच्ड होते हैं और उनसे बात करते हैं। आसिम साहब, इस वक्त मेरे साथ माहिर तालीम इफ़त साहिबा मौजूद थी, उन्होंने भी आपकी बात को एग्री किया है कि टीचर जो है वो ट्रेन टीचर होनी चाहिए जो कि बच्चों को सही तालीम दे, उसकी ट्रेनिंग जरूरी है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि वो तो हमसे भी ज्यादा माशाल्लाह एक्सपीरियंस्ड है, बाकायदा शोबे से मुकम्मल तौर पे वाबस्ता है जी। तो मुझे खुशी है कि उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट एरिया है कि टीचर्स का स्कूल में लग जाना काफी नहीं होता, उनको भी ट्रेनिंग और तालीम की जरूरत होती है, उन्हें भी रिफ्रेशर चाहिए, उन्हें भी अपनी नॉलेज चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ उनको बिहेवियर का भी उनको ये चीज बतानी चाहिए कि बच्चों की आपके साथ जो अटैचमेंट हो जाती है उसकी भी एक साइकोलॉजिकल वैल्यू होती है। तो दैट वाज अ गुड पॉइंट। हाँ, अच्छा आसिम साहब, ये बता दीजिएगा कि एक बात ये होती है कि भारी भारी फीसें वसूल की जाती हैं, साथ साथ जो है वाउचर्स दे दिए जाते हैं, और एक बात और जो यहाँ पे मैं कोट करूंगी, जून जुलाई से पहले ही एक परवाना आ जाता है, जैसे एक, मैं सॉरी टू से मैं एक ये नाम लूंगी कि एक परवाना आ जाता है स्कूल की जानिब से, एक वाउचर आ जाता है और उसमें जो है ये कहा जाता है कि अब आपको फीस पे करनी है। तो वो एक पेरेंट्स के ऊपर बड़ी अजियत होती है कि अब ये फीस कैसे पे करें। जी, शुरू में अगर आप बिल्कुल ये ऐसा ही होता है जैसा आपने कहा, शुरू में आपने नोट किया हो तो मैंने आपको कहा था ना कि ये बिल्कुल उसी तरह बिहेव करते हैं कि ये स्कूल नहीं है बल्कि प्रॉफिट सेंटर है, या कोई इदारा है, या कोई रिटेल स्टोर है, या कोई शॉपिंग मॉल टाइप का नहीं होता कि जो पैसों में पैसा वक्त से पहले ले लेता है। और 2 महीने की छुट्टियों का तो कोई कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही फजूल है ये। वो 2 महीने की छुट्टियों के पैसे भी पहले से ले लेते हैं, पहले से एडवांस में लेना, ये भी ठीक नहीं है। और फीसें ज्यादा होना और बैग्स का हैवी होना, मतलब ये सारी चीजें वो है जो तालीम में कोई असरात नहीं डालती। अच्छा आसिम साहब, आप भी जो है आप एक तालीम के शोबे से भी आपकी वाबस्तगी रही है। अब बच्चों को जो है खुसूसी तौर पर जो हमारी मदर टंग है, जैसा कि हमारी जबान उर्दू है, इसके साथ साथ सिंधी जो है वो कंपलसरी है, तो उसकी तरफ जो है तवज्जो जो है वो मरकूज नहीं की जाती, तवज्जो नहीं जाती। तो आप ये समझते हैं कि इस वजह से जो है बच्चे बड़ी परेशानी का शिकार होते हैं? एक से ज्यादा जबानें सीखने की वजह से आप कहना चाह रही हैं या क्या? सर, बात यह है कि एक तो उर्दू जबान है, साथ साथ सिंधी भी आ जाती है, तो सिंधी जबान जब उर्दू नहीं आएगी तो सिंधी कैसे आएगी? अच्छा देखें, मैं आपको पॉइंट समझ गया। मैं कनाडा में रह चुका हूँ, सिस्टम को मैं जानता हूँ। वहाँ पे इंग्लिश और फ्रेंच दोनों पढ़ाई जाती है। तो बच्चों की जो, अगर आप देखें, जो ग्रोथ एज होती है ना 6 और 7 से स्टार्ट होके 25 तक का जो ग्रोथ पीरियड होता है, एज वाइज भी, फिजिकल भी और मेंटली भी, सबसे ज्यादा जो फास्ट लर्नर्स होते हैं ना दुनिया में, वो बच्चे होते हैं। सही। तो बच्चों से मुराद ये, अब कोई हर्ज नहीं है 2 जबानें पढ़ाई जा सकती, क्योंकि दुनिया के और मुल्कों में भी ऐसा होता है। मगर एक चीज और इसमें कि लैंग्वेज के तौर पे पढ़ाना चाहिए उनको वो शायरी और बहुत गहरे या मुश्किल किस्म के कोर्स में नहीं उलझाना चाहिए, ताकि उनकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, तो आगे चल के माशरे का एक हिस्सा बन सके और जल इन हो सके सोसाइटी में। उस लिहाज से 2 जबानें पढ़ाई जा सकती है। मगर अगर आपको बाकायदा उसकी 5-6 कोर्सेज कराने हैं तो वो फिर बच्चों के ऊपर बर्डन हो जाएगा। तो 2 जबानें सीखने में कोई मसला नहीं है। मेरा अपना जाती वो ये है कि इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज पढ़ाना चाहिए, इंग्लिश को सर पे सवार नहीं करना चाहिए स्कूलों को। और सर, हमारा मसला यही हो गया है ना कि इंग्लिश को बहुत ज्यादा सवार कर लिया है और उर्दू को जो है वो निगलेक्ट कर दिया है, और उर्दू को निगलेक्ट करना जो है वो गलत बात है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ही रहना चाहिए, इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, उर्दू को टोटल मीडियम होना चाहिए, और सिंधी या पंजाबी या पश्तो अपने सूबों के हिसाब से ये भी एज अ लैंग्वेज पढ़ानी चाहिए जैसे इंग्लिश। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आसिम मोइन खान साहब, आपका सीनियर तज्ज़ियाकार आसिम मोइन खान साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। साथ साथ राफिया मल्ला साहिबा से ही बात हो रही थी, नदीम मिर्जा साहब से ही बात हो रही थी, और उसके साथ साथ जो है इफ़त अहमद साहिबा से भी बात हो रही थी। सबने जो है ये एग्री किया है कि सिस्टम ऑफ एजुकेशन को जो है वो सही होना चाहिए। और ऑक्सटन मैसी माहिर तालीम इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम इसी हवाले से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। हेलो सर जी, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, मेरी आपकी आवाज आ रही है मुझे। सर, इस वक्त जो हमारे जो तालीम का निज़ाम है
वो बहुत ज्यादा खराब दिखाई देता है। साथ साथ अगर प्राइवेट स्कूल की बात की जाए तो वहां भारी भारी फीसें वसूल की जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो पेरेंट्स जो है वो अजियत का शिकार होते हैं। वाउचर्स दे दिए जाते हैं और फीसें भारी भारी वसूल की जाती हैं। बच्चों को वो तालीम नहीं दी जा रही जिसके बच्चे जो है मुस्तहक हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, मैं इस हवाले से तो पहली बात तो ये कि थोड़ा सा नेम की करेक्शन करना चाह रहा था, वो ऑगस्टिन मैक्सी है। अच्छा, दूसरी बात, अब आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए, जो हमारे यहाँ जो प्राइवेट सरकार के आप प्राइवेट एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ 2 से 3, 4 मतलब मुख्तलिफ तरह के जो उसमें मदारस भी आ रहे हैं, वो भी प्राइवेट स्कूल में चले जा रहे हैं। फिर अगर आप देखें तो एलीट क्लास के जो स्कूल हैं वो भी प्राइवेट में आ रहे हैं। जी सर, हमारी लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है और ये बात सामने आई है कि सूरत हाल इस वक्त एक क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है एक पेरेंट्स के हवाले से, और ये बात हो रही है कि तालीम के हवाले से तालीम का निज़ाम वो नहीं रहा जो कि एक पहले तालीम का निज़ाम था। मैच्योर्ड जो है वो उस्ताद होते थे और वो उनको वो तालीम देते थे बच्चों को जो आज भी हमें याद है, आज भी हमारे जहनों पर नशीन है वो तालीम। और अब जो है वो एक कम उम्र टीचर्स को ले लिया जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है वो परेशान हो जाते हैं और वो उस तरह से बच्चों को तालीम नहीं दे पाती जिस तरह से बच्चों को तालीम की जरूरत है, और बच्चे जो है बहुत ज्यादा मुश्किलात से दो चार होते हैं। साथ साथ आपको यही बताऊं कि भारी भारी बैग्स बच्चों को दे दिए जाते हैं, और दूसरी जानिब जो है वो बात ये होती है कि हम लोग ये चाहते हैं कि जी हम यहां से तालीम ना दिलवाएं और बच्चों को जो है वो अब्रॉड भेज दें। तो किसी वालिदैन का दिल नहीं चाहता कि बाहर बच्चों को भेजे, लेकिन यहाँ का तालीमी निज़ाम इतना ज्यादा अबतर हो चुका है जिसकी वजह से जो है वो बच्चों को दिल चाहता है कि हम बाहर भेज दें, वहां से तालीम हासिल करवाएं, जिसकी वजह से बच्चे जो है अच्छी तालीम ले सकें, अच्छी तालीम की जानिब जा सकें। क्योंकि एक अच्छी तालीम हासिल करना एक बच्चे का बुनियादी हक होता है और इस बुनियादी हक से किसी को कोई नहीं रोक सकता। और छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है, उनकी जो बेसिक उर्दू जबान है उसको जो है वो बहुत अच्छा करने की जरूरत होती है। उर्दू को जो है हम निगलेक्ट कर देते हैं और इंग्लिश को बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि इंग्लिश जबान पे बहुत ज्यादा जोर होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश पे भी होना चाहिए क्योंकि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इस पे भी जोर होना चाहिए, लेकिन उर्दू को प्लीज, ये मेरा अपने चैनल के तवस्सुस से मैं ये कहना चाहूंगी कि उर्दू को नेगलेक्ट ना करें, क्योंकि ये हमारी मदर टंग है। इसको जो है हमें, एक हमारी मादरी जबान है, इसको हमें नेगलेक्ट करना एक गलत बात है। और बच्चों को तालीम जो है अच्छी तालीम दी जाए और ताकि बच्चे जो है वो सेटिस्फाइड हो सकें और साथ साथ जो है वालिदैन भी सेटिस्फाइड हो सके। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। तबस्सुम शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।